दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति जा रही है और बिहार की राजनीति पूरे देश को प्रभावित कर रही है, उसके बाद एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यदि बहुत साफ गोई के साथ बिहार में बताई जाए तो एक कंगाल बैंक की तरह बनती जा रही है। एक ऐसा बैंक जिसका चेक बाउंसी होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन उस बैंक का चेक, भारतीय जनता पार्टी रूपी चुनावी वोट बैंक का चेक बाउंस होने की स्थिति क्यों आ रही है? उसका चुनावी चेक क्यों बाउंस हो रहा है? क्यों उसका वोट बैंक छीनता जा रहा है? ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि राजनीतिक तौर पर हिंदी भाषी भारत में बिहार की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसी दक्षिण भारत में तमिलनाडु की है। यानी जनता का बड़ा हिस्सा सियासत की नस-नस को समझता है और सियासत की नस-नस को जब जनता का बहुत बड़ा हिस्सा समझने की स्थिति में है तो वहां अधिकार की बात सबसे पहले आती है, लोकतांत्रिक अधिकार की बात, वंचित तबकों के बीच गैर बराबरी खत्म करने की बात। और इन सब के लिए जो मुद्दे सामने आते हैं उसमें संविधान, अधिकार, आरक्षण, ये सारी चीजें पहले आकर खड़ी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इन परिस्थितियों में यदि राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा लेकर बिहार पहुंच रहे हैं और उस यात्रा का रूट मैप जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की है, ये वोट अधिकार यात्रा दरअसल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर तुषारापात करने जा रही है। आखिर क्या कारण है कि बिहार इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश बनकर रह गया जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई? और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इस देश में जब भी लड़ी गई, जब भी आजादी की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची, या जब भी सत्ता के खिलाफ संघर्ष का, राजनीतिक संघर्ष का शंखनाद हुआ, बिहार उसमें सबसे आगे रहा। चाहे 1942 की अगस्त क्रांति हो, चाहे 1974-75 का जेपी आंदोलन हो, चाहे 1988-89 का बोफोर्स आंदोलन हो, या फिर 2015 में अच्छे दिनों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी का एक पैन इंडिया छवि बनाने की कोशिश हो, उन सब में पटना का गांधी मैदान और बिहार की जनता की भूमिका को इन उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की जनता ने अपनी राजनीतिक क्षमता और परिपक्वता का परिचय हर वक्त दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिहार में सबको कामयाबी मिली, बीजेपी को कामयाबी क्यों नहीं मिली? कई सारे सवाल हैं और वही सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा 16 दिनों की होने जा रही है, 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, उस यात्रा ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सड़क पर लाने की परिस्थितियां पैदा कर दी है। तो उसके उसे समझने के लिए कुछ चीजों को पहले समझना होगा। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की छवि क्या बनी है। तो बीजेपी की जो छवि बिहार में बनी है वो छवि एक पिछलग्गू पार्टी की है। एक ऐसी पार्टी जो 1990 में लालू यादव की पिछलग्गू थी, लालू यादव को सत्ता तक पहुंचाया, 2005, 2010 और 2020 में नीतीश कुमार की पिछलग्गू थी, नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाया, और 1995 और 2015 में 20 सालों के अंतराल पर में 2 बार बिहार में अपने बूते सत्ता हासिल करने की कोशिश की, तो दोनों ही मौकों पर चारों खाने चित होती हुई नजर आई। यही भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है और ये हकीकत आज की तारीख में और ज्यादा विषम परिस्थितियां बीजेपी के लिए कैसे बना रही है, जरा इसको समझने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी हो जाता है। ज्यादा पीछे से शुरू नहीं करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के महत्व को समझने के लिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने वहीं से शुरू करते हैं। 14 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब पूरे देश में भले ही स्ट्रेट फाइट रही हो, सीधा चुनावी मुकाबला रहा हो, 2014 में बिहार में त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ। लालू यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों आपस में अपनी चुनावी संभावनाओं को तलाशते हुए एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारकर मैदान में थे। नतीजा यह हुआ कि ट्रायंगुलर फाइट का फायदा बीजेपी को मिला और 40 में से 31 सीटें एनडीए गठबंधन साथ लेकर चली गई। लेकिन उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो गए और बीजेपी के प्रति अविश्वास कहां से बढ़ने लगा। अविश्वास पहले से भी बिहार की जनता में था, तभी बिहार की जनता ने कभी एतबार नहीं किया भाजपा पर, लेकिन दोबारा अविश्वास मोदी एरा में कैसे आया, तो इसको शुरू करने के लिए मोहन भागवत के उस बयान पर जाना जरूरी हो जाता है
कि आखिर आरक्षण की समीक्षा की बात जो मोहन भागवत ने 2015 में कही, वो बिहार आते आते आरक्षण खत्म करने की बात में कैसे तब्दील हो गई। स्वाभाविक है, जब आरक्षण की समीक्षा की बात होगी और उस पार्टी के द्वारा कही जाएगी जो जाति की राजनीति को सख्त नापसंद करती है, जो सामुदायिक चेतना को बदलकर सांप्रदायिक चेतना को ऊपर चढ़ाने में यकीन रखती है, उस पार्टी के सबसे बड़े मेंटोर के तौर पर यदि मोहन भागवत दिखाई देते हैं, संघ के प्रमुख दिखाई देते हैं और वो आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, तो आरक्षण जो कर्पूरी ठाकुर से लेकर वीपी सिंह तक और बिहार की राजनीति को जिस प्रकार से कमंडल की जगह मंडल ने मथने का काम किया, तो उस मथने की प्रक्रिया में जो सियासी अमृत निकला, वो नरेंद्र मोदी के अमृत काल के नैरेटिव को तो सीधे तौर पर ध्वस्त करता हुआ दिखाई देता है। आरक्षण की बात हो, बिहार संभल जाता है, बिहार के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत हो जाती है। ठीक इसी तरीके से देखें तो चाहे दूसरे मुद्दे रहे हो, जाति जनगणना की बात हुई हो, जाति जनगणना की बात के बाद आप देखें कि कुछ दूसरे मुद्दे हावी हो गए, चाहे SC/ST एक्ट का मुद्दा हो, कुछ और मुद्दे हो, हर जगह यह दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बीच समाज के बहुत बड़े हिस्से में अविश्वास है। और ये स्थितियां आगे अब कैसे बढ़ती है, जरा ये देखिए। लोग किसके लिए लड़े? आरक्षण बचाने के लिए मोहन भागवत के बयान के बाद लड़े, अविश्वास की एक कड़ी वहां से खड़ी होती है। दूसरी कड़ी खड़ी होती है जब जाति जनगणना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में अपना रवैया दिखाती है और बाद में कहती है जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन समय बहुत लंबा रख देती है कि कब कराएंगे, तब तक बिहार यूपी दोनों का चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद कराएंगे। लोगों को वैसे ही भरोसा नहीं होता। और अब वोट अधिकार यात्रा, और वोट अधिकार यात्रा क्यों? तो SIR को लेकर के वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो प्रक्रिया चली, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और मामला बेहद गंभीरता के साथ बिहार के गांव गांव तक पहुंच गया। और इन सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कई नेताओं के द्वारा दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कुछ भाजपा समर्थक बुद्धिजीवियों के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय भी शामिल थे, ये नया संविधान बनाने और संविधान बदलने की जो बातें हवा में उछाली गई, उसने समाज के वंचित तबकों के बीच एक ऐसी जागृति पैदा कर दी, जिस जागृति को हवा तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के साथ 2023 में ही दी थी। PDA के फॉर्मेट में वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया जब अखिलेश यादव ने कामयाबी हासिल की। और जब रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद, मायावती की राजनीति का ग्राफ गिरने के बाद, जब दलित तबका लाभार्थी चेतना में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व में समाता जा रहा था, इन मौके पर संविधान बचाने वाली बात ने सीधे सीधे बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए दलितों को सामने आने पर विवश कर दिया। और जब सामने आने पर वो विवश हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी का 400 का नारा बिखर गया। 400 का नारा जब बिखर गया, उन सब के बीच अब SIR के माध्यम से जो धारणा फैली कि वंचित तबकों के लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित किए जाने की तैयारी है, उससे अलग करने की बारी है। तो राहुल गांधी जब बिहार पहुंचते हैं तो मतलब समझ में आ जाता है कि बिहार की जनता के बीच जो राजनीतिक तौर पर बहुत ही अवेयर है, बहुत ही जागरूक है, उसके बीच ये साफ दिखाई दे रहा है कि 15 से 25 आ गया, कभी आरक्षण बचाने के लिए लड़ो, कभी संविधान बचाने के लिए लड़ो, कभी जाति जनगणना के लिए लड़ो, और अब वोटिंग का अधिकार बचाने के लिए लड़ो। और ये चारों चीजें नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही क्यों शुरू हुई है? ये अब गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे तक बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है कि जब मोदी नहीं आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में नहीं आई थी, उसके पहले नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जिसकी भी सरकार रही हो, जिस दल की भी सरकार रही हो, जिस नेता के प्रधानमंत्रित्व में सरकार चली हो, कभी यह सवाल क्यों नहीं उठा कि आरक्षण खतरे में है? कभी यह सवाल क्यों नहीं उठा कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जा सकता है? कभी यह सवाल क्यों नहीं उठा कि वोटिंग राइट्स को खत्म किया जा सकता है? यह सवाल मोदी एरा में ही क्यों उठा है, जब यही बिहार के लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है? और बाकी तमाम मुद्दे, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे तो बने हुए हैं, महंगाई का मुद्दा, ये सब मुद्दे तो बने हुए हैं, लेकिन इन सब के ऊपर बात जब अधिकार के मुद्दों की आ जाती है, तो मत भूलिए
नरेंद्र मोदी के शब्दों को ही यदि हम उधार लेकर कहें, जो बात वो 2014 के चुनाव कैंपेन के दरमियान कह रहे थे कि उनका गृह राज्य गुजरात लक्ष्मी की पूजा करता है और बिहार सरस्वती की पूजा करने वाला राज्य है, यानी यहाँ विद्या की प्रधानता है, ज्ञानी लोगों की प्रधानता है। गुजरात का जिक्र वो कर रहे थे कि वहां पर अर्थ की प्रधानता है, लेकिन अर्थ जब ज्ञान से जुड़ता हुआ नजर आता है तो बिहार के ज्ञानी लोगों तक आरक्षण की बातें पहले पहुंचती है, वोटिंग अधिकार खत्म किए जाने की कथित साजिशों की बातें पहले पहुंचती है, संविधान को बदले जाने की बातें पहले पहुंचती है। और जब ये सारी चीजें पहुंच जाती है तो राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती इससे बेहतर शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, इस देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पद, संसदीय व्यवस्था का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के जो दो पद होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति यदि सड़क पर चलने के लिए निकल पड़ा है, वो भी अपने लिए नहीं, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, तो जनता उससे जुड़ना शुरू कर देती है। आज बीजेपी के साथ कौन है और क्यों हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंगाल बैंक की तरह दिखाई दे रही है बिहार में? तो बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। दलित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रहे हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस तरह की बातें उन तक पहुंच रही है। वोटिंग अधिकार भी खतरे में है, ये भी बातें पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है इस सब की, वो सब देख रहे हैं। और बिहार की जाति जनगणना कहती है कि 19% से ज्यादा दलित है बिहार में, लगभग 18% अल्पसंख्यक है, 37% तो यही है और 14-15% यादव है। तो 52% वोट तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जो बचा हुआ 48% वोट है वो भाजपा का वोट नहीं है, उसमें बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के पास भी है, तो उसमें मुकेश सहनी भी है, उसमें दूसरे फैक्टर भी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, माले भी है, तमाम तरह के राजनीतिक, उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी भी है, तमाम ऐसी पार्टियां उस बीच में खड़ी है। कुल मिलाकर बीजेपी का जो 14-15% का वोट बैंक था, अब उस पर प्रशांत किशोर की भी नजर लग गई है। उस बचे खुचे वोट बैंक में एक हिस्सेदार प्रशांत किशोर भी है और वो हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकल कर जा रहा है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखरता जा रहा है। 35 सालों का इंतजार छोटा नहीं होता दोस्तों। 35 सालों तक बीजेपी के कोर वोटर ने इंतजार किया, 1990 से लेकर 2025 तक, कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लालू यादव और नीतीश कुमार यानी जनता दल परिवार की दो शाखाओं, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, इन सब से मुक्ति दिला करके भाजपा का शासन कायम कराएगी। 35 सालों में यह पूरा नहीं हुआ, बजाय इसके ठीक उल्टा दिखाई दिया कि लालू यादव की भी पिछलग्गू रही और नीतीश कुमार की भी पिछलग्गू रही। तो 35 साल से ज्यादा, 35 साल अपने आप में बहुत बड़ा वक्त होता है, 35 साल का पिछलग्गू पना बीजेपी के कोर वोटर को भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, काम यहां नहीं चलना है। चुनाव के नतीजे में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है, दलित और अल्पसंख्यक उसके साथ आते हैं, तो बीजेपी के कोर वोटर का बड़ा हिस्सा उधर मूव करेगा। ओबीसी के अंदर बीजेपी की अपनी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी की कोशिश की है। आरक्षण की बात, अति पिछड़ा विंग बनाने की बात, आरक्षण बढ़ाने और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात, ये सारी बातें कांग्रेस कर रही है। अनिल जयहिंद जैसे मिशन मैन को ओबीसी विंग का चेयरमैन बनाने के बाद जिस ढंग से बिहार पर फोकस किया है, उसके बाद तो साफ दिख रहा है कि यदि 5-10% गैर यादव पिछड़ों का वोट भी यदि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी की वजह से मुड़ा, तो जनता दल यूनाइटेड को तो जो नुकसान होना था 2020 में चिराग मॉडल ने करा दिया। हो सकता है कि वो उस संख्या पर फिर से आ जाए या उससे 5-10-20 सीटें आगे भी बढ़ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सीधे स्लिप करते हुए नजर आ रही है, सीधे आसमान से जमीन पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं अभी से चिंता व्याप्त है। एसआईआर की एक्सरसाइज को जनता के बीच इसी तरह से देखने की कवायद चल रही है। राहुल गांधी आईना भी दिखा रहे हैं और उनकी यात्रा का रूट मैप जो दिखाया जा रहा है, उसमें सासाराम से शुरू होकर के चाहे बिहार में मगध का इलाका हो, अंग प्रदेश का इलाका हो, कोसी सीमांचल मिथिला का इलाका हो, चंपारण का इलाका हो, सारण का इलाका हो या अंततः पटना का गांधी मैदान हो,
पूरे बिहार को जिस तरह से राहुल गांधी ने कवर किया है, स्वाभाविक है उनके साथ तेजस्वी यादव भी चलेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य भी चलेंगे, और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद कहीं कहीं लालू यादव भी दिखाई देंगे। ये बात जब सबको पता है कि ये यात्रा सामाजिक रूप से बिहार की राजनीति में जिस प्रकार की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स समुदाय के आधार पर है, संप्रदाय की जगह समुदाय के आधार पर है, वो स्थितियां जब अधिकार की लड़ाई को लेकर जा रही है, 2015 में मोदी एरा की शुरुआत में आरक्षण के मुद्दे से लेकर अब वोट अधिकार बचाने के मुद्दे तक, बीच में संविधान के मुद्दे के जुड़ने तक, तो आगे क्या होगा बीजेपी के साथ ये सभी जानते हैं। कुल मिलाकर यदि संक्षेप में कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में बनी है, राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिख रहे हैं। कई बीजेपी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार करते हैं, निजी बातचीत में स्वीकार करते हैं। एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात वो कर रहे हैं, बीजेपी को माननी पड़ रही है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर वो आ रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। संविधान बचाओ का मुद्दा लेकर के वो आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव कस्बे कस्बे तक जवाब देना पड़ रहा है कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और आरक्षण को लेकर जब मोहन भागवत ने बयान दिया, वो मुद्दा, वो जख्म राजनीतिक रूप से फिर से हरा हो रहा है, क्योंकि बात अधिकार पर जब आती है तो संविधान भी कहीं ना कहीं आरक्षण से जुड़ जाता है, अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, और वोट का अधिकार भी कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस है, और इसी के साथ बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने के लिए राहुल गांधी की यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।